मैकेनिकल वेंटिलेशन नाम सुनने में काफी पेचीदा लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अक्सर जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी होती है। आज हम इसी की गुत्थियां सुलझाने वाले हैं और इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? ये हाथ से लिखे हुए नोट्स जो इस मुश्किल मौजू को बिल्कुल आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या होता है जब कोई शख्स खुद से सांस नहीं ले पाता? देखिए, सांस लेना तो जिंदगी की सबसे बुनियादी चीज़ है, लेकिन जब जिस्म ये काम खुद ना कर पाए तो फिर क्या? बस यही वो लम्हा है, वो नाजुक मोड़ है जहां मैकेनिकल वेंटिलेशन की कहानी शुरू होती है। तो मसला क्या है? देखिए, हमारे जिस्म को ठीक से काम करने के लिए ना ऑक्सीजन की एक खास मिकदार चाहिए होती है। सेहतमंद जिस्म में ये 90% से ऊपर रहती है। लेकिन जब ये सतह मुसलसल 90% से नीचे गिरना शुरू हो जाए तो ये एक खतरे की घंटी है। मतलब दिमाग से लेकर दिल तक जिस्म के हर हिस्से को नुकसान पहुंचने का खतरा है। और बस इसी वक्त डॉक्टरों को फौरन कुछ करना पड़ता है। तो अब आते हैं असल सवाल पर। हम वेंटिलेट करते ही क्यों हैं? आइए देखते हैं कि ये मशीन सांस की नाकामी यानी रेस्पिरेटरी फेलियर का मुकाबला आखिर करती कैसे है। अच्छा, तो वेंटिलेशन के ना दो बड़े तरीके हैं। एक है इन्वेजिव। इसमें क्या होता है कि एक ट्यूब, जिसे ईटी कहते हैं, सीधी सांस की नाली के अंदर डाली जाती है। और दूसरा तरीका है नॉन इन्वेजिव। इसमें कोई ट्यूब अंदर नहीं जाती, बल्कि चेहरे पर एक टाइट मास्क लगाया जाता है। आपने शायद सीपैप या बाईपैप मशीनों का नाम सुना हो, वो इसी की मिसालें हैं। तो सीधी सी बात है, एक तरीका अंदर से काम करता है और दूसरा बाहर से। तो क्यों तो हम समझ गए। अब चलते हैं कैसे की तरफ, यानी वो कौन सी बुनियादी सेटिंग्स हैं जिन्हें डॉक्टर मरीज की जरूरत के हिसाब से सेट करते हैं। सबसे पहली चीज है टाइडल वॉल्यूम, यानी हर सांस कितनी बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये मरीज के असल वजन के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके मिसाली जिस्मानी वजन यानी आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से सेट किया जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ताकि फेफड़ों को उनकी गुंजाइश से ज्यादा ना फैलाया जाए, वरना उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, अगली चीज है रेस्पिरेटरी रेट। ये है सांस की रफ्तार। मतलब 1 मिनट में मशीन कितनी बार सांस देगी। आमतौर पर ये नंबर 12 से 16 के बीच में रखा जाता है, ताकि जिस्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस ठीक रहे। अब जरा टाइमिंग को समझते हैं। फर्ज करें कि एक मरीज को 15 सांस फी मिनट पर सेट किया गया है। तो सवाल ये बनता है कि अगर 1 मिनट में 15 सांसें हैं, तो हर एक सांस का पूरा चक्र यानी अंदर लेने से बाहर निकालने तक कितने सेकंड का होगा? सोचिए जरा। जवाब है 4 सेकंड। हिसाब बिल्कुल सीधा सा है। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। उसे 15 से तकसीम करें तो जवाब आया 4, यानी हर सांस के लिए 4 सेकंड। बिल्कुल वही हिसाब जो हमारे इन नोट्स में भी मौजूद है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये जो 4 सेकंड है ना, ये बराबर तकसीम नहीं होते। इसे कहते हैं IE रेशियो, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का रेशियो। आमतौर पर सांस बाहर निकालने में अंदर लेने से तकरीबन डबल टाइम लगता है। और ये इजाफी वक्त बहुत ज़रूरी है ताकि जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड ठीक तरह से बाहर निकल सके। चलें जी, बुनियादी सेटिंग्स तो हो गई। अब कुछ एडवांस चीज़ों पर नज़र डालते हैं जो ख़ास तौर पर बहुत नाजुक हालत में फेफड़ों को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनमें सबसे अहम है पीप। इसको समझने का सबसे आसान तरीका एक गुब्बारे की मिसाल है। सोचें कि जब आप गुब्बारे से सारी हवा निकाल देते हैं तो उसे दोबारा फुलाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी हवा रहने दें तो अगली बार फुलाना बहुत आसान हो जाता है। बस पीप बिल्कुल यही काम करता है। ये एक हल्का सा दबाव है जो सांस बाहर निकालने के बाद भी फेफड़ों की छोटी छोटी हवा की थैलियों यानी एल्वियोलाई को खुला रखता है, उन्हें मुकम्मल तौर पर पिचकने नहीं देता। और जब ये थैलियां खुली रहती हैं तो ऑक्सीजन खून में बहुत आसानी से मुंतकिल हो जाती है। अब बात करते हैं FiO2 की। ये क्या है? ये है हवा में ऑक्सीजन की मिकदार। देखें, जो हवा हम आम तौर पर सांस में लेते हैं उसमें तकरीबन 21% ऑक्सीजन होती है। लेकिन वेंटिलेटर का फ़ायदा ये है कि वो मरीज़ की ज़रूरत के हिसाब से ये मिकदार बढ़ाकर 100% तक भी ले जा सकता है, ताकि खून में ऑक्सीजन की कमी ना हो। अच्छा, तो अब हमारे पास सारी सेटिंग्स आ गईं। टाइडल वॉल्यूम, रेट,
पीप, FiO2। अब देखते हैं कि वेंटिलेटर इन सब को मिलाकर मुख्तलिफ मोड्स या स्ट्रेटजीज में कैसे इस्तेमाल करता है। यहाँ दो बुनियादी सोच हैं, या कह लें कि दो फ़लसफ़े हैं। एक है वॉल्यूम कंट्रोल। इसमें मशीन हर हाल में हवा का एक फिक्स्ड साइज यानी वॉल्यूम फेफड़ों तक पहुंचाती है। दूसरा है प्रेशर कंट्रोल, जिसमें मशीन एक फिक्स्ड प्रेशर तक हवा देती है। अब इन नोट्स के मुताबिक आईसीयू में 99% वक्त वॉल्यूम कंट्रोल ही इस्तेमाल होता है। और उसकी वजह यह है कि खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए एक मुस्तकिल वॉल्यूम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इन स्ट्रैटेजीज के अंदर भी मुख्तलिफ मोड्स हैं। एक है ACMV। इसको आप समझे फुल कंट्रोल, मतलब मशीन सारा काम करती है। अगर मरीज खुद से सांस लेने की कोशिश भी करे तो मशीन उसे एक पूरी अपनी सेट की हुई सांस देती है। दूसरी तरफ है SIMV। ये एक तरह की पार्टनरशिप है। मशीन अपनी तयशुदा सांसें तो देती है, लेकिन अगर मरीज बीच में खुद सांस लेना चाहे तो मशीन उसे रोकती नहीं बल्कि लेने देती है। और अब हम आते हैं इस पूरे सफ़र के सबसे अहम और उम्मीद वाले हिस्से की तरफ, यानी वीनिंग का अमल। ये वो मरहला है जब मरीज को वेंटिलेटर से हटाकर वापस खुद से सांस लेने के काबिल बनाया जाता है। ये कोई एकदम से होने वाला काम नहीं, ये एक पूरा सफ़र है। शुरुआत होती है मुकम्मल सपोर्ट से, यानी ACMV से, जहां मशीन हर काम कर रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मरीज को CMV पर लाया जाता है ताकि उसके सांस लेने वाले मसल्स की वर्जिश शुरू हो। फिर उसे प्रेशर सपोर्ट पर मुंतकिल किया जाता है, जहां मरीज खुद सांस शुरू करता है और मशीन सिर्फ थोड़ी सी मदद देती है। और आखिरकार ये सपोर्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कम करके 0 कर दी जाती है और मरीज खुद सांस लेने लगता है। और इसी पूरे अमल को वीनिंग प्रोसेस कहते हैं। याद रखने की बात यह है कि वेंटिलेटर का मकसद कभी भी मुस्तकिल हल बनना नहीं होता। ये तो बस एक आर्जी पुल है जो मरीज को वापस अपनी कुदरती सांस की तरफ ले जाता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है। मैकेनिकल वेंटिलेशन एक इलाज नहीं, ये एक ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन जब एक मशीन किसी के लिए सांस लेती है तो इंसानी ज़िंदगी और मशीनी मदद के बीच की वो लकीर कहाँ है? ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक तिब्बी तरीक़ाकार नहीं, ये हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर करती है कि बका का मतलब क्या है और हम मशीनों पर कितना इन्हिसार करते हैं।